जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न फ्रॉम फर्स्ट एड स्टेप 1। अच्छा, तो इस डिज़ीज़ को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है। अब इस डिज़ीज़ के अंदर होता ये है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप थे जो हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टडी किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप काइंडली एक बार ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किस बेस पे होता है और कैसे कैसे उसके अंदर हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये ओब्सकाइनी का एक मसला है जिसके अंदर क्या होता है कि कुदरत ने मदर को कोई और ब्लड ग्रुप दिया होता है और बेबी के अंदर कोई और ब्लड ग्रुप आ जाता है, जिससे मसले मसाइल होते हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं। दो ही ब्लड ग्रुप हमने पढ़े थे और वही मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं। वैसे और भी होते हैं जैसे कि माइनर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे कि कैल की एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं है। जो मेन है वो आर एच और ए बी ओ ही हैं और इनकी रेंज होती है, किसी के अंदर ये ज़्यादा सिविरिटी के साथ प्रेजेंट करता है और किसी के अंदर ये कम के साथ, फ्रॉम माइल्ड टू सवियर। अच्छा, तो जो हम लोगों ने बातें डिस्कस करनी है वो यहाँ पे इसने इस बुक वाले ने कंपैरिजन के तौर पे लिखा हुआ है दोनों चीज़ों को, आर एच हेमोलिटिक डिजीज़ को और ए बी ओ हेमोलिटिक डिजीज़ को। याद रहे कि हम लोगों ने जो बात की थी वो एंटीजन और एंटीबॉडी की थी, और एंटीबॉडीज़ कहाँ पे थी? प्लाज्मा के अंदर थी। वो कितनी किस्म की थी? दो किस्म की थी, आईजीएम और आईजीजी। ये पुरानी बातें। आईजीएम और आईजीजी आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आईजीएम प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस करती है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो हम आज की वीडियो का आगाज़ कर सकते हैं बआसानी। लेकिन अगर नहीं तो आप पिछली वीडियो देखिए। अब कहाँ कहाँ पे आईजीजी थे, तो याद करिएगा कि एक पेशेंट था या एक बंदा था, उसके अंदर अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके जो एंटीबॉडीज़ बन रहे होंगे वो उसके अंदर एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी होंगे, और वो किस टाइप के होंगे? आईजीजी भी होंगे और आईजीएम भी होंगे। यानी कि एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट कर सकें। ठीक है। दूसरा, याद करें तो जो हमारे पास आर एच वाला था सिस्टम, आर एच के सिस्टम के अंदर क्या था कि आर एच नेगेटिव जो पेशेंट था उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन रही थी आर एच नेगेटिव वाले के अंदर, वो एंटीबॉडीज़ तो थी ही आईजीजी। ठीक है, वो थी ही आईजीजी। तो मोस्ट सवियर या मोस्ट जो सवियर फॉर्म ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी होगी वो आर एच वाली होगी। उसके चांसेस अगर होता है तो वो बहुत सवियर होगी, क्योंकि उसके अंदर प्योरली आईजीजी होते हैं, प्लेसेंटा क्रॉस करने की एबिलिटी रखती हैं। तो अभी देखेंगे, यहाँ पे भी बात होगी। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे भी उसने लिखा है कि टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट। ठीक है, टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि इसकी एंटीबॉडीज़ जो सी हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर आईजीजी और आईजीएम दोनों थे। अगर मदर आईजी सॉरी अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडी जो होंगी वो आईजीएम वाली होंगी। बी आईजीएम, वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है। और हमारे पास बेबी जो होगा वो टाइप ए और टाइप बी का होगा। ए बी ओ हेमोलिटिक डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, और अगर मैं आर एच की बात करूँ तो आर एच का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी हम समझते हैं। पहले हम ए बी ओ वाले को डिस्कस कर लें। तो याद रहे फिर क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज़ क्रॉस करेंगी, फीटस की तरफ जाएंगी। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होंगी, तो वो क्या करेंगी? जैसे ही प्लेसेंटा क्रॉस करेंगी, एंटी ए और एंटी बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आईजीजी, क्यों? ब्लड ग्रुप ओ है। एंटीबॉडीज़ क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को और फीटस के आरबीसीज को अटैक करेंगी। अगर वो ए होगा तो ए को अटैक करेंगी, अगर वो बी होगा तो बी को अटैक करेंगी। और क्या होगा? फाइनली हेमोलिसिस हो जाएगी। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट माइल्ड जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करेगा विद इन 24 आवर आफ्टर द बर्थ। ठीक है। अनलाइक आर एच, हेमोलिटिक डिजीज कैन अकर इन द फर्स्ट बॉर्न बेबी एंड यूजुअली लेस वीयर। ठीक है, तो ये लेस वीयर होगा और पहले ही बेबी के अंदर ये प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। अभी इसको हम कंपैरिजन करते हैं आर एच एम हेमोलिटिक डिजीज़ के साथ। ट्रीटमेंट क्या होगा? फोटोथेरेपी देंगे, एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, डिपेंड करता है। मोस्टली इस तरह के केसेस इतने सीवियर नहीं होते और हम इनको फोटोथेरेपी, ये वो जॉइंट्स को बेसिकली हम ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आर एच हेमोलिटिक डिजीज़ आ गया, जो आर एच वाली टाइप है, या आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, आर एच नेगेटिव है, यानी कि कुदरत ने इसे आर एच नहीं दिया हुआ, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, बिल्कुल होंगी। कौन सी टाइप की होंगी, IgG टाइप की होंगी। क्लियर हो गया। और फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव है। अब होता क्या है, देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लीजिएगा। मैंने कहा आर एच नेगेटिव पेशेंट है, उसके अंदर आर एच डी टाइप ऑफ एंटीजन नहीं है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी मौजूद होंगी, ओबियसली आर एच डी एंटीबॉडीज होंगी। लेकिन क्या ये ऐसे ही बन जाती हैं जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर बनती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आर एच सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तब बनती हैं जब हमारे पास कोई ना कोई बाहर से एक्सपोजर आता है, तब ये आर एच डी की एंटीबॉडीज़ बनेंगी। बात को समझिएगा। ABO ब्लड ग्रुप के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, यानी कि अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप O है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ A एंटीबॉडी B ऑलरेडी मौजूद होगी। लेकिन अगर आर एच नेगेटिव का कोई बंदा है तो उसके अंदर आर एच की एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी उस वक्त तक, जब तक बाहर से एंटीबॉडीज़ एंटीजन आए ना, आर एच डी बाहर से आए ना। एक बार वो बाहर से आ जाए किसी और का, फिर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर कैपेसिटी होती है बनाने की, लेकिन बना नहीं होता। क्लियर हो गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यहाँ पे समझने का है, इसी की सारी कन्फ्यूजन थी। तो होता ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आर एच पॉजिटिव बेबी है, आर एच पॉजिटिव बेबी पेशेंट एक्सपोज टू द फीटल ब्लड ड्यूरिंग द डिलीवरी हो रही है, थोड़ा सा ब्लड मदर में चला गया। और क्या होगा, मैंने आपको कहा इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये आर एच एंटीबॉडीज़ बनाए, लेकिन ये तब तक नहीं बनाएगा जब तक बाहर से एक्सपोजर ना आए। ABO के अंदर अलग सिस्टम, ABO के अंदर कोई एक्सपोजर बाहर से आए ना आए, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो फॉर्मेशन हो जाती है मैटरनल एंटी डी IgG की, आई जी जी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। और क्या है एंटी डी, क्योंकि RH-D इसका पूरा नाम। अच्छा, सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, यानी कि फिर से एक बच्चा है और फिर से वो RH पॉजिटिव बच्चा है, फिर ये क्या करेंगे, ये एंटी-D IgG जो कि क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटा को, बिल्कुल क्रॉस करेंगे, अटैक करेंगे फीटस को, न्यूबॉर्न के RBCs को, और हेमोलिसिस करेंगे। बड़ी सीवियर किस्म की ये डिजीज़ होती है। बच्चा जो है उसके अंदर पानी पड़ा होता है जिसको हाइड्रोप्स फिटालिस बोलते हैं, और जॉन्डस होता है, जॉन्डस शॉर्टली आफ्टर ब्रेथ, ठीक है, 24 आवर का कोई पीरियड नहीं होता। सीवियर कंडीशन होती है, और मोस्टली केसेस के अंदर इतना सीवियर होता है कि कर्नेक्टरस ब्रेन पे भी हमला कर देता है, इतना हाई हमारे पास ये जॉन्डस होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखें, बिलीरुबिन जब हमारे CNS को अफेक्ट करने लग जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं कर्नेक्टरस। अच्छा, तो अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट भी बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है। ट्रीटमेंट को सुनिए, मैंने आपको कहा कि RH नेगेटिव पेशेंट है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़, RH एंटीबॉडीज़ उस वक्त तक नहीं बनेंगी जब तक उसे बाहर से एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक RH नेगेटिव बंदे के अंदर अपनी तरफ से ही एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं, ताकि जब बेबी का ब्लड आए तो जो हम दे रहे हैं एंटीबॉडीज़ वही काम कर जाएँ, वही इस्तेमाल हो जाएँ। पेशेंट का अपना ब्लड ग्रुप जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए ही ना, वो पहले ही न्यूट्रल होता है, तो वो बनाए ना। जब वो नहीं बनाएगा वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार बन गई तो वो हमेशा उसके अंदर रहेंगी। कंसेप्ट को समझिएगा, एक बार अगर उसने बना ली तो उसके अंदर हमेशा ही रहेंगी, अगली प्रेगनेंसी के अंदर उसको तबाही फेरेंगे अगले बच्चे की। लेकिन अगर हम बाहर से ही एंटीबॉडीज़ दे दें उसको, उसका सिस्टम खुद ना बनाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वो बनाता नहीं है, न्यूट्रल होता है। मैंने आपको फिर बताऊंगा कि ABO के अंदर ऐसा नहीं होता, ABO के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी होती, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर की ज़रूरत होती। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसका सिस्टम जो है वो जो है ना वो सुकून से रहे, सोया रहे, ना बनाए। हम बाहर से ही एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं एंटी-D IgG की, जो उसके सिस्टम ने बनानी होती हैं आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ RH, ठीक है। तो RH नेगेटिव फीमेल को हम ये दे देते हैं, इसको रोग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके हमारे पास इंजेक्शन आते हैं और ये हम लोग पेशेंट को लगा देते हैं, रोगैम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब हमने बाहर से ही एंटीबॉडी दे दी, क्या पेशेंट के, क्या मदर के ब्लड को या सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को ज़रूरत है कि वो एंटीबॉडीज बनाए? नहीं, ज़रूरत नहीं है।
तो कब हम देते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देते हैं और आफ्टर पोस्टमार्टम, क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग होने का खतरा होता है। तो पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम का मतलब है डिलीवरी के बाद हम लोग ये दे देते हैं। 72 आवर के दरमियान हम ये इंजेक्शन लगा देते हैं अगर RH पॉजिटिव बेबी है। तो प्रिवेंट करता है ये मैटरनल एंटी DIGG प्रोडक्शन को। जब वो प्रिवेंट हो जाएंगी, जब वो नहीं बनेंगी क्योंकि हमने बाहर से ऑलरेडी दे दी हैं, तो क्या होगा, मसला नहीं होगा, वो ही उनके साथ लाड़ लुड़ के वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी और वो वक्त के साथ वो ख़त्म हो जाएंगी जो हम बाहर से देते हैं। लेकिन अगर सिस्टम ने खुद बना ली, फिर वो हमेशा रहेगी, फिर वो अगले बेबी अगर RH पॉजिटिव होता है तो उसको लिए मसला मसाइल करेंगे। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट। और कोई पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है इन दोनों में से, तो ABO हेमोलिटिक डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती है और ये माइल्ड होती है। स्वीयर कौन सा होता है, RH हेमोलिटिक डिजीज़ ज़्यादा स्वीयर होती है और पहली ही प्रेगनेंसी के अंदर ABO होगा, जबकि RH जो है वो दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरे बच्चे को, पहला तो वो उसका सिस्टम न्यूट्रल है, बाद में जब बच्चा आएगा तो मसला होगा। क्लियर हो गया? तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। फॉर more content like that, subscribe to our channel Sword of Knowledge. Thank you so much.